Yeah. Last time we have seen that from 1933 to 1938 वो वाला जो पीरियड था वो क्या था, पूरा नाजी टेरराइज था कि नाजी के ही रूल्स चलते थे, रेगुलेशंस चलते थे, पॉपुलराइज्ड एंड सेग्रीगेटेड द जूइश। वो लोग क्या करते थे कि पुअर्टी, पॉपुलराइज्ड यहाँ पे लिखा है, पॉपुलराइज्ड मींस रेड्यूस टू एब्सोल्यूट पुअर्टी, कि जो जूइश होगा या जो अनडिजायरेबल्स हो गए अगर वो हाई लेवल पे भी हो गए तो भी उनको क्या कर दिया, एकदम नीचे पॉवर्टी लेवल पे ला दिया था। एंड क्या किया था, सेग्रेटेड द जूइश, सेग्रीगेटेड मतलब क्या, बेसिकली जूइश लोगों को सेपरेट कर दिया था एंड दे वर फोर्स टू लिव द कंट्री। तो ये तो पीरियड था 1933 टू 1938 वाला। फिर 1939 टू 1945 क्या था, पहले उनको बोल दिया कि आप अलग हो जाओ। फिर 1939 टू 45 में क्या बोला, उनको इतना परेशान कर दिया था, दे एम्ड एट कॉन्सेंट्रेटिंग देम इन सर्टेन एरियाज, के एक ही एरिया में सबको इकट्ठा जूइश लोगों को या अनडिजायरेबल को लाते थे एंड फिर क्या कर देते थे, उनको गैस चेम्बर में किल कर देते थे। इज इट क्लियर? ये तो हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था। या आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द रेशियल यूटोपिया से ना। व्हाट डू यू मीन बाय यूटोपिया? यूटोपिया इज बेसिकली कि जब, मतलब ऐसा मानना कि सारी चीजें हमारे अंडर सही हो रही है, वैसा उसे हम यूटोपिया बोलते हैं। ठीक है, यूटोपिया इज, मैं अगर ऐसा मानूं कि हाँ ये सारी चीजें सही चल रही है, मैं सही कर रही हूँ, वैसा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, अंडर द शैडो ऑफ वॉर द नाजी प्रोसीडेड टू रियलाइज their murderous racial idea, genocide and war became two sides of the same coin. राइट, कि अभी ये लोग क्या कर रहे थे अंडर द शैडो ऑफ वॉर, कि वॉर के नाम पे बच्चा क्या करते थे ये लोग, जिनोसाइड और वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जिनोसाइड मतलब क्या, यही जूइश लोगों को अलग करना, उनको मारना। तो ये लोग सबको मार देते थे और नाम क्या देते थे कि वॉर के अंदर ये लोग मर गए, वैसा। तो वॉर के नाम पे ये क्या करते थे, नाजी लोग जो थे वो क्या करते थे, लोगों को मार डालते थे, जूइश लोगों को परेशान करते थे, जो अनडिजायरेबल थे उन सभी को मार डालते थे गैस चेम्बर में। और ये सब नाम किसके अंदर डाल देते थे, वॉर में मर गए, वैसा। तो अंडर द शैडो ऑफ वॉर इसके लिए यूज किया है। सी, ऑक्यूपाइड पोलैंड वाज डिवाइडेड अप। अभी पोलैंड को हम लोग ने देखा लास्ट टाइम, ऑक्यूपाई कर लिया था, तो पोलैंड को भी डिवाइड कर लिया था। कैसे डिवाइड कर दिया था, मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वाज एनेक्स टू जर्मनी, कि जो पोलैंड था उसका नॉर्थ, ये वाला ऊपर नॉर्थ, और जो वेस्टर्न पार्ट था वो क्या कर लिया था, जर्मनी ने अपने अंडर ले लिया था। राइट, अगर आप मैप में भी देखो तो मैप में भी कैसा था, ये देखो अगर मैं आपको बताऊं, इमेजेस, तो हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था कि यूरोप, के जर्मनी के क्या बरोबर राइट हैंड साइड पे क्या आता है, पोलैंड आता है। इफ यू रिमेम्बर, ये देखो यहाँ पे है जर्मनी एंड यहाँ पे पोलैंड है, तो ये कैसे है, उनके बरोबर राइट हैंड साइड पे आता है। इसीलिए बताया कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के ये कैसे एक्सटेंड करते करते ऐसे इतनी एक्सटेंड हो गई थी कि बरोबर उनका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो था वो क्या कर लिया था, पोलैंड, जर्मनी ने पूरा छीन लिया था, अपने अंडर में कर लिया था। आगे क्या है, सी, Germany, yeah. Poles were forced to leave their homes and properties behind to be occupied by ethnic Germans brought in from occupied Europe. बराबर, क्या अभी पोल्स मतलब क्या, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, पोल्स मतलब जो पोलैंड के लोग थे, अभी उनके ऊपर कब्जा तो कर दिया है, तो वहां के लोगों को आप क्या कर रहे हो, तो ये लोग क्या करते थे, उनको फोर्स करते थे कि आप अपना घर छोड़ दो, आपकी प्रॉपर्टी है वो सब पीछे छोड़ दो और हमारे जर्मनी में आ जाओ। Poles were the herded like cattle in the other part called the general government, the destination of all undesirables of the empire. क्या बताया है, unherded cat इसके तरह थे, cattle की तरह,
ये देखो यहाँ पे लिखा है हर्डेड लाइक कैटल, कि कैटल होते हैं ना गाय भैंस को, कैसे आप एक जगह से दूसरे जगह करते रहते हो काम कराने के लिए, वैसे पोलैंड की जो पोलैंड के लोग थी पोल्स, उनकी हालत हो गई थी कि उनको एक जगह से दूसरे जगह कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? उनको अनडिजायरेबल की तरह उनको ट्रीट करना था। Members of the Polish intelligentsia were murdered in large number in order to keep the entire people intellectually and spiritually survive। ठीक है, कि जो पॉलिश मतलब पोल्स के जो लोग थे, जो जूइश कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उनका क्या कर दिया था? उनका मर्डर कर दिया था लार्ज नंबर्स में, कि जितने भी पोल्स के लोग थे जो जूइश या ये अनडिजायरेबल कैटेगरी को बिलोंग करते थे, उन सब का मर्डर कर दिया था। और क्यों कर दिया था? लोगों को ऐसे बताते थे कि नहीं, हम लोग को पीपल मतलब हमारे कंट्री में हमको शांति चाहिए, स्पिरिचुअली सर्वाइव। सर्वाइव मतलब क्या? वही कि मतलब अनदेखा कर देना, उनको पूरा मार देना, एक मतलब ग्रुप बना के उनको मार देना। तो वैसे ये लोग करते थे। और रीजन क्या था? वही रीजन था कि उनका ऐसे मानना था कि जूइश लोगों ने जीसस को मारा है। बस वही एक इंटेंशन से ये लोग इतना जूइश लोगों को परेशान करते थे। Polish children who looked like Aryans were forcibly snatched from their mothers and examined by race experts। अब देखो यहाँ पे क्या करते थे। पॉलिश चिल्ड्रन मतलब जो पोलैंड के बच्चे लोग थे, उनको जो न्यू बॉर्न बेबी थे, उनको क्या करते थे? उनके मम्मी के पास से छीन लेते थे और रेस एक्सपर्ट्स के पास लेके जाते थे। रेस एक्सपर्ट्स कौन होता है बच्चा? एक ऐसा, अभी हमारे आप ऐसा सोच सकते हो कि कोई वहां पे एक पर्सन होगा जो बताता है कि ये बच्चा जूइश का है या ये बच्चा मतलब आर्यन से बिलोंग करता है। वैसे उसका उसको देख के एग्जामाइन करके ऐसे बताता था, तो वो रेस एक्सपर्ट्स के पास लेके जाते थे। अब देखो क्या होता था। इफ दे पास द रेस टेस्ट दे वर रेस्ड इन जर्मन फैमिलीज, एंड इफ नॉट दे वर डिपॉजिटेड इन ऑर्फनेजेस वर मोस्ट पेरिश। क्या करते थे? एंड अगर रेस एक्सपर्ट ने बता दिया कि नहीं, ये बच्चा तो आर्यन से बिलोंग करता है, तो उनको रखते थे जर्मन फैमिलीज में, बड़ा करते थे, अच्छे से रखते थे। बट अगर रेस एक्सपर्ट ने ऐसे बता दिया कि नहीं, ये तो जूइश वाला है, तो क्या करते थे? वो बच्चे को वापस मम्मी के पास नहीं भेजते थे, डायरेक्ट कहाँ भेज देते थे? ऑर्फनेज में भेज देते थे, एंड वहां पे ही उसको मार डालते थे। तो ऐसा होता था पूरा नाजिज्म के टाइम पे, नाजीज के टाइम पे। With some of the largest ghettos and gas chambers, the general government also served as the killing fields for the Jewish। तो कैसे मारते थे बच्चा ये लोगों को? गेटोस बना देते थे। गेटोस मैंने बताया था, एक जगह पे इकट्ठा करके फिर उनको जला देते थे, या गैस। वायर चेम्बर से परेशान करते थे। वो तो एक गेटॉस था, और एक था गैस चेम्बर। गैस चेम्बर का भी फोटो हम लोग ने ऊपर देखा। गैस चेम्बर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये वाला नहीं, इसके बाद है आई गेस। या ये देखो, ऐसे होते हैं गैस चेम्बर्स। ये क्या है? सी दिस इज वन ऑफ द फ्रेट कार्स यूज्ड टू डिपोर्ट जूइश टू द डेथ चेम्बर्स। सॉरी, ये नहीं है, पर इसमें लेके जाते थे उनको कहाँ तक? वो डेथ चेम्बर्स के वहां तक, एंड फिर वहां पे जाके उनको मार देते थे। तो ये पूरा सिचुएशन था द रेशियल यूटोपिया। द रेशियल यूटोपिया में हम लोग ने बेसिकली क्या देखा कि वॉर के नाम पे नाजीज जो थे, वो लोग क्या करते थे? लोगों को परेशान करते थे एंड उनको मार देते थे। फिर हम लोग ने देखा कि जो पोलैंड वाले लोग थे, उनको फोर्स किया जाता था कि आप आपके घर प्रॉपर्टी सब छोड़ के कहाँ पे आ जाओ? जर्मन्स में आ जाओ रहने को। उनकी हालत कैसे हो गई थी? उनकी हालत कैटल की तरह हो गई थी। उनको एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाते थे। एंड जो अनडिजायरेबल है मतलब क्या, जो जूइश कैटेगरी में आते हैं, उनको अलग कर दिया जाता था। फिर हम लोग ने देखा कि पॉलिश पॉलिश मतलब क्या, जो पोल्स के लोग हैं, पोलैंड के लोग हैं, उनको कैसे करते थे? दे वो मर्डर्ड इन लार्ज नंबर्स, अगर वो अनडिजायरेबल के कैटेगरी में आते हैं। फिर हम लोग ने देखा कि बच्चों के साथ कैसे करते थे, तो बच्चों को रेस एक्सपर्ट्स के पास लेके जाते थे। रेस एक्सपर्ट्स कौन होता है? वो बताता है या तो वो बच्चा आर्यन से बिलोंग करता है, या तो वो बच्चा जूश से बिलोंग करता है। तो अगर रेस एक्सपर्ट ने ऐसे घोषित कर दिया कि वो बच्चा आर्यन को बिलोंग करता है, तो उसको आगे रखते थे
पढ़ाते थे। पर अगर वो रेस एक्सपर्ट ने ऐसा घोषित कर दिया कि नहीं ये जूश का बच्चा है, तो उसे क्या करते थे, ऑर्फनेज में डाल के वहां पे ही उनको मार देते थे। तो वॉर के नाम पे ये लोगों ने बहुत सारे अनडिजायरेबल हो गए, जूश हो गए, उनको गेटोस और गैस चेम्बर में किल कर दिया। इतना पार्ट हम लोग ने पूरा देखा। इज इट क्लियर सो फार? एनी डाउट? नो मैम, क्लियर। ओके दक्ष बच्चा, मैंने छोटा रिविजन करा दिया, तो आपको भी समझा ना जो आपका पार्ट मिस हो गया है वो? ओके नाउ वी विल सी स्टेप्स टू डेथ। ओके, कि डायरेक्ट इनको ऐसा मार नहीं देते थे, एक स्टेप होता था। तो क्या स्टेप होता था देखो, एक्सक्लूशन। ये एक्सक्लूशन स्टेज 1 था, कभी से कभी तक चला, 1933 से 1939 तक चला। इसमें क्या था बच्चा, एक्सक्लूशन का बेसिक मीनिंग क्या है देखो, यू हैव नो राइट टू लिव अमॉन्ग अस एज अ सिटीजन। ओके, कि जो जूश थे, जो अनडिजायरेबल लोग थे, उनको क्या बोल दिया, 1933 से 39 वाला जो पीरियड था उसमें बोल दिया था कि आप लोग को एक्सक्लूड कर दिया। एक्सक्लूजन मतलब बाहर निकाल देना, कि आपको हमारे साथ एज अ सिटीजन रहने का कोई भी राइट नहीं है। ऐसे करके जो जूश लोग थे, जो अनडिजायरेबल लोग थे, उनको एक्सक्लूड कर दिया, बाहर कर दिया। सी द न्यूरेमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935। क्या था ये सिटीजनशिप में, ओनली पर्सन्स ऑफ जर्मन or related blood would henceforth be German citizen enjoying the protection of German rights। ये खाली जो जर्मन के लोग हैं, या तो खून से जो रिलेटेड है जर्मन से, सिर्फ उन्हीं को राइट्स है। जो सारा जर्मन एम्पायर आपको प्रोटेक्ट करेगा ना, प्रोटेक्शन के जो सारे राइट्स है वो एंजॉय करने के, बाकी किसी को भी वो राइट्स नहीं मिलेंगे। सेकंड क्या था, मैरिज बिटवीन जूइश एंड जर्मन्स वर फॉरबिडन, कि किसी को भी अगर जूइश है तो जर्मन के लोगों के साथ मैरिज नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता। ये सब क्या है बच्चा, ये सब लॉज है जो न्यूरेमबर्ग ने बनाए थे। थर्ड क्या है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बिटवीन जूइश एंड जर्मन्स बिकेम अ क्राइम। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है, अगर आपका रिलेशन है किसी के साथ, जूइश का जर्मन के साथ है, जर्मन का जूइश के साथ, तो वो उस टाइम पे बड़ा क्राइम माना जाता था, बड़ी मतलब आपने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया वैसा माना जाता था। एंड जूइश वर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग। जो जर्मन का नेशनल फ्लैग था, वो जूइश लोगों को परमिशन नहीं था कि आप उसे फ्लाई कर सको वैसा। फिर देखो क्या था, अदर लीगल मेजर्स इंक्लूडेड बॉयकॉट ऑफ जूइश बिजनेस, के जो सारे जूइश बिजनेस थे उनको बॉयकॉट कर देने का, उनको परमिशन नहीं देने का। एक्सपल्शन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, के कोई भी गवर्नमेंट सर्विस है, एक्सपल्शन मतलब उनको राइट नहीं मिलेगा, जूइश के लोगों को, अनडिजायरेबल लोगों को वो सारे राइट्स नहीं मिलेंगे। फिर क्या था, फोर्स सेलिंग एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी, कि अगर कोई जूइश प्रॉपर्टी है तो उनको फोर्सफुली सेल कर देते थे, किसी को बेच देते थे, या तो फिर कॉन्फिस्केशन कर देते। कॉन्फिस्केशन मतलब बेसिकली कॉन्फिस्केट कर देते थे, मतलब क्या, खुद के अंडर ले लेते थे, खुद के कब्जे के अंदर ले लेते थे। तो ये सारा बच्चा हालत होता था जूइश लोगों का। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, besides Jewish properties were vandalized and looted, houses attacked, synagogues burnt and men arrested in a pogrom in November 1938, रिमेम्बर्ड एज द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। मतलब क्या हो गया देखो, जूइश के प्रॉपर्टीज और वो सब तो हाउस अटैक, प्रॉपर्टीज तो सारी छीन ही ली गई थे, बट सिनागोस ये क्या होता है, प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर पीपल ऑफ जूइश फेथ। जैसे हमारे टेम्पल्स होते हैं, वैसे जूइश लोग है ना उस टाइम पे कहाँ पे जाके वर्शिप करते थे, सिनागोगस में। तो उनको क्या कर दिया था, वहां के लोगों को अरेस्ट कर दिया था, एंड उनको बर्न भी कर दिया था, वहां पे ही जला दिया था वो मंदिर, मतलब जो उनका वर्शिप प्लेस था उसको जला दिया था। एंड वहां के लोगों को क्या कर दिया था, अरेस्ट कर दिया था। एंड वो नाइट को कैसे आज तक याद करते हैं लोग, द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास वैसा। तो उस हिसाब से लोग उसको याद करते हैं वैसे। अब यहाँ पे देखो फिगर 16 क्या बताया है, पार्क एंड बेंचेस अनाउंसेस फॉर आर्यंस ओनली, के यहाँ पे ऐसा बेंच रहता था एंड यहाँ पे लिख देते थे फॉर आर्यंस ओनली। मतलब क्या, कि कोई जूश इसके ऊपर बैठ नहीं सकता अगर आर्यन है। आर्यन के लिए क्या प्रॉपर्टी है, हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था, क्या है बच्चा, आर्यन कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा आर्यन है, हम लोग ने लास्ट टाइम मैम, रेस एक्सपर्ट्स के पास लेकर जाते थे।
नहीं नहीं, ये तो अभी हम लोग ने देखा है ना बच्चा। लास्ट टाइम मैंने बताया था ना आर्यंस कैसे कैटेगराइज करते थे, किन लोगों को आर्यन जैसा कैटेगराइज करते थे, क्या थी वो, मैंने आपको फोटो भी बताया था। देखो कि ये बच्चा आर्यन है, ये कैसे कैटेगराइज करते थे। वो तो फिर किसी को याद नहीं। देखो मैंने अलग से फोटो बताया था, उनके बाल कैसे होने चाहिए। भाई दोनों को नहीं पता। ब्लॉन्ड हेयर्स एंड ब्लू आईज, याद आया, मैंने फोटो भी बताया था ना, जिसके बाल ऐसे ब्लॉन्ड होंगे, सिल्वर गोल्डन होंगे, एंड जिसके ब्लू आईज होगी, तो उनको ये लोग क्या कैटेगराइज करते थे, आर्यंस जैसा कैटेगराइज करते थे ना। भूल गए क्या? याद आया दोनों को? Yes, हेलो। ma'am. या तो जो आर्यंस थे ना, उन्हीं को क्या करते थे, उनको बैठने के लिए जगह देते थे, बाकी किसको भी जगह नहीं देते थे। मतलब ऐसा चेयर ही बना दिया था कि खाली आर्यंस को परमिशन मिलेगा, बाकी कोई भी इसके ऊपर बैठ नहीं सकता वैसा। फिर क्या था ये देखो। स्टेप 2 वॉज गेटोइजेशन। गेटोइजेशन हम लोग ने देखा, यू हैव नो राइट टू लिव अमोंग अस। पहले तो क्या बोला देखो बच्चा, एक्सक्लूजन में क्या था, यू हैव नो राइट टू लिव अमोंग अस एज अ सिटीजन, कि आप हमारे साथ एक सिटीजन की तरह नहीं रह सकते। ये एक्सक्लूजन में हम लोग ने देखा। स्टेज 2 क्या था, गेटोइजेशन। इसमें क्या कर देते थे, दैट यू हैव नो राइट टू लिव अमोंग अस। पहले तो उनको बोला कि आपको हमारे साथ एक सिटीजन की तरह रहने का राइट नहीं है। फिर क्या बोला कि आपको हमारे साथ रहने का ही राइट नहीं है, सिटीजन छोड़ो, यू शुड नॉट स्टे विद अस ओनली वैसा। ये देखो अगर आप फिगर 15 देखो, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, द साइंस डिक्लेयर दैट दिस नॉर्थ सी बाथिंग रिजॉर्ट इज फ्री ऑफ जूश। ठीक है, क्या बता देते थे कि एक ऐसे एक सी था वहां पे, उसके सामने एक ऐसा बोर्ड लगा दिया था। मतलब क्या, इट इज फ्री ऑफ जूश। मतलब क्या कि यहाँ पे आप आ सकते हो, यहाँ पे कोई जूश नहीं रहता वैसा। सोचो कितना इंसल्टिंग होगा जूइश के लिए अगर यहाँ पे अपन हमारे उसमें से बोल दे कि ये जगह ये कैटेगरी के लोगों के लिए नहीं है, ये फ्री है उससे। मतलब क्या, मतलब अगर आप जू में जाओ तो वहां पे लिखा होता है ना, दिस प्लेस इज फ्री फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। मतलब यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स का खतरा नहीं है, आप घूम सकते हो वैसे। तो वैसे ही एक प्लेस था नॉर्थ सी करके, वहां पे ऐसा एक साइन बोर्ड लगा दिया गया था, एंड यहाँ पे लिखा था कि आप आराम से ये एंजॉय कर सकते हो, ये प्लेस जूइश से फ्री है। मतलब यहाँ पे कोई भी टाइप का जूइश पर्सन नहीं रहता वैसा। फिर क्या है देखो यहाँ पे, दिस इज ऑल आई हैव टू सेल। ये एक पिक्चर क्या है, मैन एंड वुमेन वर लेफ्ट विथ नथिंग टू सर्वाइव इन द गेटोस। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था गेटोस का पिक्चर कैसे होता है। एक प्लेस होता है, एक अलग से खाली एक ऐसा रूम जैसा होता है, वहां पे सभी लोगों को लेके जाते थे। तो यहाँ पे बेचारा एक पर्सन अभी बोलता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, दिस इज ऑल आई हैव, सॉरी दिस इज ऑल आई हैव टू सेल, कि मेरे पास अभी कुछ नहीं बचा है, ये छोटा मोटा सा ही कुछ सामान बचा है, इसी को सेल करके मुझे मेरी जिंदगी आगे बितानी होगी। तो सच वाज द वर्स्ट सिचुएशन ऑफ अनडिजायरेबल पीपल और जूइश अंडर द नाजी रूल। अब हमने गेटोइजेशन देखा, गेटोइजेशन वाला पीरियड कौन सा था, 1940 से 44। इसमें क्या देखा हम लोग ने, कि अभी बोलते, पहले तो बोला आपको एज अ सिटीजन रहने का कोई राइट नहीं है, अभी बोल दिया कि आपको रहने का ही राइट नहीं है। देखो, from September 1941, all Jewish had to wear a yellow Star of David on their breast. This identity mark was stamped on their passport, all legal documents, and houses. They were kept in Jewish houses in Germany and in ghettos like Lodz and Warsaw in the east. These became sites of extreme misery and poverty। के क्या कर दिया था, अब लोगों को पता कैसे चले कि ये जूविश है, तो उनको बोला गया था कि आपको एक येलो स्टार ऑफ डेविड ऐसा एक साइन होगा, वो आपको लेके घूमना है। फिर क्या कर दिया था बच्चा, उनका जो पासपोर्ट था या उनके कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स है या उनका जो घर है, उनके ऊपर एक स्टैंप ऐसा मार दिया गया था। फिर ये लोगों को कहाँ पे रहने को बोला था, जर्मनी में उनको हाउसेस देते थे कभी कभी, नहीं तो फिर ये गेटोस में भेज देते थे कि आपको वहां पे आपकी लाइफ जीनी है। अब वो गेटोस का सिचुएशन बच्चा कैसा था, इट वाज वेरी वर्स्ट। इसमें दिखता था कि लोगों को एकदम उनकी लाइफ कैसी है, इट इज फुल ऑफ मिजरी, इतने सारे दुख है, एंड बेचारे लोग कैसे लाइफ जीते थे, एक पूरी गरीब जैसे लाइफ जीते थे। तो उनके पास अपना खुद का प्रॉपर्टी था कुछ भी, बट उनकी बेचारे लोगों की क्या गलती थी कि वो लोग जूइश थे, इसलिए उनके ऊपर ऐसा ट्रीटमेंट होता था।
Jewish has to surrender all their wealth before they entered a ghetto. देखा कि गेटो में घुसने से पहले ही आपके पास जो सारा पैसा है, वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, वो सब आपको सरेंडर करना पड़ता है, आपको दे देना पड़ता है. Soon the ghettos were brimming with hunger, starvation and disease due to deprivation and poor hygiene. अब क्यों उतनी लाइफ हम लोग ने यहाँ पे देखा कि जो गेटोस की लाइफ थी वो कैसी थी, एकदम मिजरी एंड पुअर्टी वाली थी. तो क्यों ऐसा था? बिकॉज गेटोस में ये लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं देते थे, ना अच्छा रहने के लिए कोई जगह था, एंड पुअर हाइजीन. मतलब क्या, हाइजीन भी प्रॉपर नहीं था, क्लीनलीनेस नहीं था, कुछ नहीं था. एंड इसी के वजह से आधे लोग तो मर जाते थे, या तो फिर कोई स्टार्वेशन. स्टार्वेशन मतलब क्या, भूख के मारे, खाना ही नहीं था ना. तो मतलब भूखा 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 रह के इंसान कब तक रहेगा, फिर वो स्टार्व करके, या कोई डिजीज के, अभी इतने गंदे जगह में रह रहे हैं तो डिजीज हो सकती है, तो उस हिसाब से लोग मर जाते थे. इस दिस 1940 टू 1944 वाला पीरियड अंडरस्टूड बच्चा? दोनों को समझा है? Yes, ma'am. ओके. ठीक है, चलो, इतना कोई पिक्चर अवेलेबल नहीं. नेक्स्ट. अब थर्ड पीरियड क्या था, ये तो हम लोग ने देखा कि गेटोजिशन था, उनको बोल दिया कि आपको हमारे साथ रहने का कोई राइट नहीं है. अब स्टेज 3 क्या है बच्चा? देखो, स्टेज 3 इज एनिलिएशन. एनिलिएशन क्या है? 1941 ऑनवर्ड्स. एनिलिएशन में क्या है? यू हैव नो राइट टू लिव. पहले तो उनको बोला आपको एज अ सिटीजन रहने का कोई राइट नहीं है, स्टेज 1 में. स्टेज 2 में बोला आपको हमारे साथ रहने का कोई राइट नहीं है. अब क्या बोल रहे हैं? आपको रहने का ही राइट नहीं है, आपको ये दुनिया में ही रहने का राइट नहीं है वैसा. यू हैव नो राइट टू लिव. ये पीरियड क्या था बच्चा? ये पीरियड था एनिलिएशन. देखो, Jewish from Jews from Jewish houses, concentration camps and ghettos from different parts of Europe were brought to death factories by goods train. कैसे लाते थे उनको? goods में, मतलब trains में एज अ गुड ऐसा लेके आते थे. वो ऊपर जो मैंने ट्रेन जैसा बताया उसमें लोगों को लेके आते थे concentration camp या ghettos तक. In Poland and elsewhere in the east, most notable Belzec, Austerlitz, Sobibor, Treblinka, Chelmno, and Majdanek, they were carried in gas chambers. Mass killing took place within minutes with scientific precision. तो ये सारे places क्या थे बच्चा? जहाँ पे गैस चेम्बर था. और मास किलिंग मतलब मासेस, पब्लिक को एक साथ कैसे किल करते थे वो यहाँ पे बताया. तो सी बच्चा, यहाँ पे कोई पिक्चर्स है जो एकदम ऐसी दुख भरी है, दर्ददायक है, आपको लगेगा कि कितना हालत बुरा था. देखो, killed while trying to escape the concentration camp were enclosed with live wires. के जो concentration camp था, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ऐसे तार जैसा स्ट्रक्चर था, और वो तार में क्या थे, ऐसा करंट बेचते थे, वैसा बेचते थे. तो अगर कोई भी ऐसा बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो तार से ही वो खुद मर जाएगा वैसा. सेकेंड इज piles of cloth outside the gas chamber. अभी ये लोग क्या करते थे? गैस चेम्बर में लोगों को भेजने से पहले उनके क्लोथ्स निकाल देते थे. तो इतना क्लोथ्स इकट्ठे, देखो यहाँ पे ऐसे लोग खड़े रहते थे, ऐसे एक साथ को भेजते थे गैस चेम्बर में, एंड फिर उनके क्लोथ्स निकाल देते थे. तो ये पूरा इकट्ठा ऐसा ग्रुप है कि इतने लोगों को हम लोग ने मार दिया वैसा. थर्ड इज देखो, अ कॉन्सेंट्रेशन कैंप. कि ये दिखता कितना प्यारा है, ये देखो कॉन्सेंट्रेशन कैंप, बट यहाँ पे क्या होता था? लोगों की जान जाती थी. देखो ये फोटो तो कितना प्यारा सा है, बट यहाँ पे क्या होता था? लोगों की जान जाती थी. नेक्स्ट पिक्चर क्या है? अ कॉन्सेंट्रेशन कैंप. अ कैमरा कैन मेक अ डेथ कैंप लुक ब्यूटीफुल. बराबर, देखो सही लाइन देखिए क्या लिखा है. कॉन्सेंट्रेशन कैंप है, यहाँ लोगों की मौत होती है, बट कैमरा है ना, फोटो इतना प्यारा खींचा है कि ये है क्या, असलियत में डेथ कैंप है, यहाँ पे लोगों की मौत होती है, बट हाँ, कैमरे में ये सीनरी लग फोटो, रहा है एकदम. या बराबर, ये फोटो एकदम मस्त लग रहा है. तो कैमरा मतलब एक डेथ कैंप को भी प्यारा बना सकती है वैसा. एंड नेक्स्ट देखो क्या है. शूज टेकन अवे फ्रॉम प्रिजनर्स बिफोर द फाइनल सोल्यूशन. अब फाइनल सोल्यूशन क्या है बच्चा? वो भी आगे हम पढ़ेंगे, अभी जस्ट एक दो पेज के बाद है. बट अभी के लिए आप ऐसा पकड़ सकते हो कि गैस चेम्बर या गेटॉस में जाने से पहले
उसको फाइनल सोल्यूशन बोलते थे। तो पहले तो मैंने बताया कपड़े निकाल देते थे एंड उनके शूज भी निकाल देते थे। क्यों शूज निकाल देते थे? तो उनको पता चलता था ओके एक पैर का जोड़ी है मतलब ओके एक मरा वैसा। तो अगर 10 जोड़ी है तो समझ जाते थे 10 लोग मर गए हैं। तो एक हिसाब रखने के लिए, एक काउंट रखने के लिए वो लोग क्या करते थे, शूज भी निकाल देख देते थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना मतलब पूरा ये फोटो में ही शूज शूज से भरा है, मतलब कितने लोगों को उन्होंने मारा होगा। समझा ये तीनों स्टेज? समझा? पहले तो बोला आपको सिटीजन की तरह रहने का राइट नहीं है, फिर बोला आपको हमारे साथ रहने का राइट नहीं है, एंड फिर लास्ट में बोल दिया कि आपको रहने का ही राइट नहीं है। सो दीज वर ऑल द 3 स्टेजेस व्हिच वी हैव स्टडीड। समझा है सबको? Yes, ma'am. ओके, अब नेक्स्ट हम फोर्थ पे आते हैं विच इज यूथ इन नाजी जर्मनी। ये सब तो ठीक है, जो जूइश लोगों के साथ अभी यूथ जो थे उस टाइम के, जो यंग जनरेशन थे, उनका क्या सीन था, उनका पूरा क्या लुकआउट था, वो अब हम देखते हैं। एज वी ऑल से यूथ इज द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, राइट? के जो यूथ होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कंट्री का फ्यूचर होते हैं। अब हिटलर को तो पता है वो ज्यादा टाइम रहेंगे नहीं, तो आगे तक उनका ये जो लॉ मतलब उनका जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो आगे तक रहने के लिए उन्होंने क्या किया वो सब हम देखते हैं। Hitler was frantically interested in the youth of the country. He felt that a strong Nazi could be established only by teaching children Nazi ideology. This required a control over the child, both inside and outside school. जैसे मैंने बोला उसको क्या करना था, उसको उसकी जो ये नाजी आइडियोलॉजी थी वो आगे फ्यूचर में भी स्प्रेड करनी थी। एंड उसको पता था कि ये कौन अच्छे से कर सकता है, ये बच्चे अच्छे से कर सकते हैं। अगर अभी से हम, क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, तो छोटे बच्चों को मैंने अभी से अगर नाजी आइडियोलॉजी सिखा दी तो वो अपने पूरे लाइफ टाइम मतलब पूरे लाइफ तक या आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे एंड उस हिसाब से मेरी आइडियोलॉजी भी आगे फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचती रहेगी। वैसे तो उनका वो आइडियोलॉजी था कि उनको क्या करना था, अपनी जो नाजी आइडियोलॉजी थी, जो उनका बेसिक आइडिया था, वो बच्चों लोगों को सिखाना था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि बच्चों के ऊपर मेरा कंट्रोल होना जरूरी है। अगर मेरा कंट्रोल उनके ऊपर होगा तो ही फिर मेरे मतलब जो बच्चे हैं कंट्री के, वो मेरी आइडियोलॉजी को समझ पाएंगे। व्हाट हैपेंड इन स्कूल अंडर नाजिज्म? तो ये सारा चीज तो हम लोग ने देखा कि मार देते थे लोगों को, बट नाजिज्म के अंडर स्कूल्स कैसे काम करती थी, स्कूल्स का क्या सिनेरियो था, हाउ स्कूल्स यूज्ड टू वर्क अंडर दिस नाजी पीरियड। तो देखो क्या लिखा है, ऑल स्कूल वर क्लीन एंड प्यूरिफाइड। ओके, नाउ व्हाट यू मीन बाय क्लीन एंड प्यूरिफाई? ऐसा नहीं झाड़ू पोता मार दिया था, ऐसा नहीं बच्चा क्लीन। तो इनका क्लीन का मतलब क्या है, this meant that teachers who were Jewish or seen as politically unreliable were dismissed. Okay, मतलब क्या, उस टाइम पे जो जूइश टीचर थी उनको निकाल दिया गया था, उनको निकाल दिया था। और पॉलिटिकली अनरिलायबल, ना व्हाट यू मीन बाय पॉलिटिकली अनरिलायबल, इसका मीनिंग सोचो, समझो। मैम बहुत शायद सारे, जॉब नहीं देंगे वापस से। नहीं 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 बच्चा, ऐसा नहीं। अभी समझो, ऐसा नहीं है ना, सभी को ये आइडियोलॉजी पसंद आती थी, किसको किसको नहीं पसंद आता था कि आप जूइश को क्यों परेशान कर रहे हो ये वो। तो अभी समझो मैं उसके खिलाफ गई, मैंने बोला नहीं सर मुझे आपकी आइडियोलॉजी नहीं पसंद आती, मुझे आपके जैसे काम नहीं करना। तो मैं उनके अगेंस्ट गई ना, तो बेसिकली जो भी उनके अगेंस्ट जाता था, जो भी नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता था, उनको ये लोग किसके अंडर डाल देते थे, पॉलिटिकली अनरिलायबल, कि ये बंदा रिलायबल नहीं है, ये काम नहीं कर सकता है, उस तरीके से उनको पॉलिटिकली अनरिलायबल वैसे कैटेगरी में डाल देते थे। दे ऑल वर डिसमिस, मतलब क्या, उन सबको निकाल दिया गया था। तो ऐसे स्कूल का उनका लॉजिक था। तो क्लीन एंड प्यूरिफाई का मीनिंग समझा, क्लीन एंड ऐसा झाड़ू पोता वो वाला नहीं। बेसिकली जो जूइश यस मैम टीचर थी, समझा। या जो जूइश टीचर थी उनको निकाल दिया गया, एंड जो लोग उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते थे उनको पॉलिटिकली अनरिलायबल ऐसे कैटेगरी में डाला गया। चिल्ड्रन वर फर्स्ट सेग्रीगेटेड, अब चिल्ड्रन को भी सेग्रीगेट मतलब सेपरेट कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। कैसे डिवाइड कर दिया था, जर्मन्स एंड जूइश कुड नॉट सिट टुगेदर और प्ले टुगेदर, कि जो जर्मन बच्चा है वो अलग खेलेगा, जो जूइश बच्चा है वो अलग खेलेगा, वो लोग एक साथ नहीं बैठेंगे वैसा। Subsequently, undesirable children
Jewish, the physically handicapped gypsies were thrown out of the school. And finally, in 1940, they were taken to the gas chamber. तो पहले तो बोला कि अलग नहीं बैठेंगे, साथ साथ नहीं बैठेंगे, साथ साथ नहीं खेलेंगे. फिर थोड़े टाइम बाद बोला कि ये लोग अनडिजायरेबल चिल्ड्रन है. अनडिजायरेबल में कौन कौन आ जाता है? अगर जूइश का बच्चा है तो वो अनडिजायरेबल हो गया. अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसका मानना था ये फिजिकली हैंडीकैप है, ये क्या काम करेगा, उस हिसाब से उसने फिजिकली हैंडीकैप को भी अनडिजायरेबल में डाल दिया. फिर जो जिप्सीज थे, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जिप्सीज भी एक अलग कम्युनिटी थी, तो उनको भी अनडिजायरेबल करके ऐसे सारे बच्चों को उसने क्या किया, स्कूल से बाहर फिकवा दिया. एंड पहले तो बाहर ही फेंक दिया कि मतलब आप स्कूल में पढ़ नहीं सकते ये वो. पर 1945 में क्या किया, उनको भी गैस चेम्बर में लेके जाके उनको भी किल कर दिया वैसा. फिर नेक्स्ट क्या किया देखो बच्चा. गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग, अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग. तो ये तो हम लोग ने देखा कि जो अनडिजायरेबल लोग थे उनके साथ क्या हुआ. पर जो अच्छे थे, जो उसके हिसाब से अच्छे थे, जो आर्यंस थे, जो अच्छे खासे लोग थे, उनका क्या किया उसने क्या कैटेगराइज किया, गुड जर्मन करके बोला. तब वो गुड जर्मन वाले लोग थे, उनको क्या किया था, उनको अच्छी स्कूलिंग दी गई, उनको अच्छा आइडियोलॉजी दिया गया, उनको अच्छी सी ट्रेनिंग हो रही थी वैसा. स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर री रिटर्न, जो उनका पोर्शन था वो चेंज कर दिया था. एंड अब नया पोर्शन लाया गया था. टेक्स्ट बुक थी वो वापस नहीं लिखी गई थी. अब वो टेक्स्ट बुक में क्या लिखा गया था देखते. मैम रेशियल मैम या बच्चा. मैम ये गुड जर्मन से प्लीज एक और बार छोटे में समझा दीजिए ना, मैं सुना या नहीं मैम. ओके ओके. गुड जर्मन मतलब क्या बच्चा, बेसिकली कि जो आर्यंस के लोग हुए, उसने लास्ट टाइम बोला ना कि जो आर्यंस लोग रहेंगे, ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आईज, उन सभी को रखेंगे वैसा. तो बेसिकली जो लोग जूइश नहीं थे, जो लोग फिजिकली हैंडीकैप नहीं थे, जो लोग जिप्सीज नहीं थे, उन सबको छोड़ के जो बाकी के बचते ना, जो जर्मन वाले थे, जो आर्यंस थे, जो नाजी को फॉलो करते थे, उन सारे को हम गुड जर्मन में डालेंगे वैसा. समझा? ओके मैम. या तो उनको क्या किया, उनको अच्छी स्कूलिंग दी. फिर जो स्कूल टेक्स्ट बुक थी वो क्या की, री रिटर्न की, वापस नहीं लिखी. रेशियल साइंस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज ऑफ रेस. एंड जैसे उसने, हम लोग ने देखा कि वो रेसिज्म करते थे, ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आइज वाले को ही रखते थे, तो इसको क्या बोलते बच्चा, रेशियल साइंस. तो ये चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया था लोगों को पता चलने के लिए कि क्या रेस होता है, किसको एक्सेप्ट करना है, किसको नहीं एक्सेप्ट करना है वैसे. Stereotypes about Jewish were popularized even through maths classes. अब मैथ्स क्लासेस है, ठीक है, मैथ्स में आप बच्चे को क्या पढ़ाओगे, मैथ्स ही पढ़ाओगे आप, बाकी कुछ तो आइडिया फिलोसफी वैसा कुछ नहीं पढ़ाओगे. बट मैथ्स के क्लासेस में भी क्या बताते थे, स्टीरियोटाइप्स. स्टीरियोटाइप्स मतलब वही लोगों का मानना जो पहले से फिक्स होता है वो. तो अभी उनका मानना क्या था कि जूइश लोगों ने जीसस को किल किया, वैसा उनका पॉइंट ऑफ व्यू था. तो वो एक स्टीरियोटाइप हो गया. ये चीज सच है या नहीं हमें नहीं पता. तो ये स्टीरियोटाइप्स मतलब क्या, आपने लोगों के पास से सुना है, अफवाह है वैसे. तो ये अफवाह मतलब ऐसे स्टीरियोटाइप्स जो जूइश से रिलेटेड थे, वो मैथ्स के क्लास में भी बताते थे कि आप बच्चों को बताओ कि जूइश लोग कैसे हैं वैसा. Children were taught to be loyal and submissive, hate Jewish and worship Hitler. अब क्या चीजें पढ़ाई गई थी कि आपको लॉयल एंड सबमिसिव रहना है. वो तो ठीक है, चलो कि आपको लॉयल रहना है, सबमिसिव रहना है, बट उसके साथ साथ क्या पढ़ाया जाता था कि आपको जूइश को हेट करना है. कोई भी जूइश रहेगा उसको आपको हेट करना है. एंड आपको किसको वर्शिप करना है, आपको भगवान को नहीं पर क्या, हिटलर को वर्शिप करना है. वैसी सारी चीजें बच्चों को पढ़ाई जाती थी. Even the function of sports was to nurture a spirit of violence and aggression among children. हम sports का function क्यों रखते हैं, बच्चे actively part ले, strong बने, healthy रहे. but उस time पे sports कौन से intention से रखा जाता था कि बच्चों में violence आए, गुस्सा आए, aggression आए, and मतलब वो आए बच्चे में कि अग्रेशन आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए बच्चे में. उस इंटेंशन से स्पोर्ट्स फंक्शन भी रखते थे. Hitler believed that boxing could make children iron heated, strong and masculine. And Hitler का मानना था कि बच्चों को बॉक्सिंग पढ़ाओ, बॉक्सिंग सिखाओ. क्यों? बिकॉज बॉक्सिंग से बच्चे आयरन हीटेड मतलब एकदम गर्म लोहे जैसे हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन एकदम, मतलब वही बॉक्सिंग करने से बेसिकली वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आयरन हीटेड हो जाएंगे वैसा. तो ये सब मानना था हिटलर का.
नेक्स्ट हम देखते हैं, यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। अब कैसे हमारे सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो उस टाइम पे भी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस थे, तो उनका काम क्या था कि ये जो नेशनल सोशलिज्म है, मतलब ये क्या, ये जो आइडिया है हिटलर का, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, उसको आप एजुकेट करो। वैसा अब जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कॉलोनी में, सोसाइटी में, तो उनका एक पर्टिकुलर एम होता है ना, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन बट यू नो ओल्ड जनरेशन, ओल्ड पीपल के लिए काम कर रहे हैं, तो वो इंटेंशन से सिखाते हैं कि आपको क्यों बड़ों का ख्याल रखना चाहिए, वो सब। बट उस टाइम पे जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी, बच्चा उनको क्या बोलते थे कि आप लोगों को क्या एजुकेट करो, नाजी आइडियोलॉजी एजुकेट करो, नाजिज्म क्या है वो बताओ। 10-year-old has to enter junk walk. Okay, now what is junk walk बच्चा, ये देखो, अरे या जंक वर्ल्ड क्या है, इट वाज अ यूथ ऑर्गेनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 इयर्स ऑफ एज। कि उस टाइम पे उसने एक ऐसे यूथ का ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था कि कोई भी बच्चा 14 साल के नीचे वाला होगा, वो किसको ज्वाइन करेगा, जंक वॉल को ज्वाइन करेगा। मतलब क्या, 10 इयर्स ओल्ड हैड टू एंटर जंक वॉल। एक बार आपका 10 साल हो गया है, तो 10 से 14 इयर्स, 4 साल आपको कहाँ पे रहना पड़ेगा, जंक वॉल, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में यू नीड टू एंटर, वैसा। फिर after 14, all boys had to join the Nazi youth organization, Hitler Youth, where they learned to worship war, glorify aggression and violence, condemn democracy, and hate Jewish communities, gypsies, and all those categorized as undesirable. तो 10 के पहले तक 10 to 14 इयर्स आपको जंक वॉल में रहना है। फिर 14 इयर्स के बाद आपको क्या, आपको हिटलर वाले यूथ के ऑर्गेनाइजेशन में घुसना है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन। अब वो ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों को क्या पढ़ाते थे, उनको पढ़ाते थे कि आपको वॉर को कैसे वर्कशिप करना है, कि आपको वॉर में कैसे लॉयल रहना है, आपके अंदर अग्रेशन, वायलेंस, गुस्सा कैसे आना चाहिए वो सिखाते थे, आपको जूश को हेट करना है, बाकी की जो कम्युनिस्ट पार्टी, सॉरी बाकी के जो लोग हैं, कम्युनिटीज है, उनको हेट करना है, जो जिप्सीज है, जो हैंडीकैप्ड है, मतलब बेसिकली जो अनडिजायरेबल लोग हैं, उनको आपको हेट करना है, वो सब उनको सिखाया जाता था। किसमें, नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम था हिटलर यूथ, उसमें। After a period of rigorous ideology and physical training, they joined the labor service, usually at the age of 14. तो ये हम लोग ने देखा, 10 से 14 साल उनको क्या करते थे, जंग वॉल्क में डालते थे। फिर 14 to 18 इयर्स उनको डालते थे नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में, तो हिटलर यूथ में। अब बच्चा 18 साल का हो गया है, तो 18 साल के बाद जब इतना ट्रेनिंग किया उसने नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में, जब वो फिजिकली एकदम ट्रेंड हो गया, तो उसको डालते थे लेबर सर्विस में। लेबर सर्विस किसके लिए था, 18 प्लस के लिए था। इसमें क्या करते थे वो लोग, they had to serve in the armed forces and enter one of the Nazi organization। कि उसमें अगर आप आए तो उनको आर्म फोर्सेस के बारे में सिखाते थे, पूरा ट्रेनिंग देते थे वेपन्स का और वो सब चीजों का, एंड फिर उनको बोलते थे कि अब आप एलिजिबल हो, आपको नाजी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना है। इज इट क्लियर बच्चा, सो फार समझा है? Yes, ma'am. Okay, the session will get over, so kindly rejoin बच्चा, फिर हम लोग आगे का करते, kindly rejoin।